Hello everyone, I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series. Today it's 6th of June and in these editorial series we discuss important editorials from newspapers like The Hindu and Indian Express. Today we will be discussing three topics. One is the insolvency and bankruptcy code, the achievements and the challenges associated with it. दूसरा टॉपिक आपका है यूके एंड यूरोपियन यूनियन के रीसेट पे, जहां पर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने अब सोचा है दोबारा से यूरोपियन यूनियन के साथ टाइज एस्टैब्लिश करने के बारे में. इन दिस सिनेरियो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस इट हैज फॉर इंडिया. Another editorial we will be discussing on the caste census. So 2027 में फाइनली हमारा caste census होने वाला है. We will understand कि ये census होता क्या है, what is the process, what is the importance, census कराना इतना जरूरी क्यों है, and what are the challenges associated. So let's start. So this is the Hindu editorial on injustice in the delay. Okay, injustice in the delay, it means that the census has been delayed. It needed to be conducted around 2021, but due to the COVID-19 pandemic, it has been delayed, and now further due to technological shifts, etc., it has been delayed to 2027. So this leads to injustice as census is very important for making proper policies, okay, for understanding the dynamics in the country. बट अगर सेंसस डिले हो रहा है, पूरा प्रॉपर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या हमारी डेमोग्राफी है, तो उससे पॉलिसी फेलियर होने के चांसेस होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि यहाँ पर इनजस्टिस हो सकता है. इसको हम एक यूपीएससी क्वेश्चन की तरह डिस्कस करेंगे, विच इज क्रिटिकली एनालाइज द डिले इन द कंडक्ट ऑफ द डिकेडल सेंसस इन इंडिया. तो सेंसस एवरी 10 ईयर्स पे कंडक्ट किया जाता है. लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद लेटेस्ट सेंसस नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेट्रा. तो हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर ये डिले के रीजंस क्या क्या है. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ठीक है, सेंसस कब से कंडक्ट किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस, कौन कंडक्ट करता है उसको, सिग्निफिकेंस क्या है, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द अपकमिंग सेंसस. वी विल आल्सो सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. जब भी आप चैलेंजेस देते हैं यू हैव टू राइट अ वे फॉरवर्ड एज वेल. इसका हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर है. ओके, यू वेंट टू अ स्लम एरिया एंड यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स. नाउ इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू जस्ट टेल द प्रॉब्लम्स एंड गो अवे. ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि प्रॉब्लम के साथ साथ यू ऑल्सो गिव द सॉल्यूशंस. सो दिस माइंडसेट एंड दिस पर्सनालिटी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स एज वेल. ओके, नाउ फर्स्ट है रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है. तो द डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस जो कि ओरिजिनली ड्यू था 2021 में, अब पोस्टपोन हो चुका है मार्च 2027 तक. पहले तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये डिले हुआ, एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है टू गेन एडवांटेजेस ओवर सीट्स एक्सेट्रा. क्योंकि सेंसस के हिसाब से आपको पता चलेगा आपकी पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी सीट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी. ओके, कि पार्लियामेंट में किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी. दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1881 कि इंडिया इतना बड़ा गैप देखेगा अपने सेंसस ऑपरेशंस में, जो कि सीरियस गवर्नेंस और क्वालिटी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं. कैसे गवर्नेंस और क्वालिटी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट देयर कैन बी पॉलिसी इंप्लीकेशंस. प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बन पाएंगी बिकॉज वी डोंट नो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी डेमोग्राफी कैसी है. अगर हम सेंसस के इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले 1872 में हुआ था और इसका सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 आफ्टर 10 ईयर्स. सिंस देन इंडिया ने सेंसस कंडक्ट किया है एवरी 10 ईयर्स विदाउट फेल, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एक्सरसाइज. सो सबसे वन ऑफ द कंसिस्टेंट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज थी इंडिया में कि 1881 से ये हर 10 साल में होता था. ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, वो सेंसस को कंडक्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी यूज्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. अब ये जो सेंसस है इसको कंडक्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, तो सेंसस इन्वॉल्व करता है एक हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, फॉलोड बाय डेटा कंपाइलेशन. मतलब घर पे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जाते हैं, पूछते हैं आपके घर पे कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एक्सेट्रा. तो पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है. आप कितने सालों से किसी प्लेस पर रह रहे हैं, पहले आप कहाँ रहते थे, इस सारी चीजों को देखा जाता है और उसको कंपाइल किया जाता है. आर्टिकल 82, अगर इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो आर्टिकल 82 और 170 वो बताता है अबाउट द डिलिमिटेशन
ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि सेंसस डेटा पे बना होता है। डिलिमिटेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट में जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उधर से कितनी सीट आएगी, तो उसके उसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं, जो कि सेंसस डेटा के बेसिस पर होता है। डिलिमिटेशन कमीशन अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि सेंसस डेटा को यूज करती है ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्क कर सके किस स्टेट से कितनी सीट्स आएंगी। ठीक है, अगर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस रीजन से कितनी सीट्स आएंगी, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। नाउ नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है आफ्टर फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026, मेकिंग द अपकमिंग सेंसस क्रूशियल, क्योंकि अब जो सेंसस होगा इसके बाद फिर से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, इसीलिए ये वाला सेंसस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। तो एक तो पॉलिसी और वेलफेयर डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीएम पोषण, जैसे आपकी पोषण अभियान है, पोषण अभियान इज फॉर न्यूट्रिशन, किसके लिए? विमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो आपको किस वेलफेयर पॉलिसी की जरूरत है? यू नीड टू टारगेट विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसको अभी वेलफेयर की नीड है। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। सो सेंसस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि टारगेटेड डिलीवरी हो सके स्कीम्स लाइक। अब पहले पता तो होना चाहिए कि कितने लोग पुअर हैं, तब तो उसकी टारगेटेड डिलीवरी होगी। आयुष्मान भारत, मनरेगा, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपके डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक डेटा पे। आपके यहाँ कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है, हेल्थ स्टेटस क्या है लोगों का, एज ग्रुप क्या है, कितने लोग 15 से 60 साल के बीच में हैं, कितने कितने लोग 10 साल तक के हैं। तो ये जब हमें पता होगा तभी प्रॉपर वेलफेयर स्कीम्स बन पाएंगी। कास्ट इन्यूमरेशन से हमें पता चलेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट हो पाएगी कि कौन अभी भी बैकवर्ड है, किसका अपलिफ्टमेंट हो गया है। सिंस 1931 कास्ट डेटा को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको आप कलेक्ट कीजिए। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, बट उसकी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई, साइटिंग की उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। दिस इज वेरी एसेंशियल। ये जो कास्ट सेंसस है इस बार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस का मतलब क्या होता है? द एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इनकम कैसी है। नाउ डेमोग्राफिक प्लानिंग विद इंडिया नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यूएन एस्टिमेट 2023 के हिसाब से इंडिया अब सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। तो इस डेटा को हमें ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो एक यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ है उसकी नीड्स को मैनेज कर सकें। वेरिंग रीजनल ग्रोथ रेट्स, जैसे कि फास्टर ग्रोथ होती है हिंदी हार्टलैंड में, जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। तो ये रीजनल ग्रोथ हमको समझनी होगी और उस हिसाब से लाइक फाइनेंस कमीशन रिसोर्सेज जो एलोकेट करता है, वन फैक्टर इज पॉपुलेशन। तो पहले पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से ही आप जो है एलोकेशन कर पाएंगे। रिसर्च एंड गवर्नेंस यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। और ये जो सारा डेटा है सब बेसिस फॉर्म करता है इकोनॉमिक सर्वे के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के लिए, अर्बन रूरल मैपिंग के लिए। रीजंस क्या है डिले के? वन इज डेफिनेटली कोविड-19 पेंडेमिक, नाउ सीन एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड ड्यू टू डिले कास्ट एन्यूमरेशन एंड डीलिमिटेशन अंटिल फेवरेबल कंडीशंस इमर्ज। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, तो वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए ताकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हम पूरा सेंसस कर पाए। कंसर्न्स है कुछ, जैसे कि डेटा प्रिवेसी, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से प्रोसेस को थोड़ा डिले हो रहा है। अब जो अपकमिंग सेंसस होगा 2027 में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम डिजिटली एडमिनिस्ट्रेड सेंसस हमारे यहाँ बनेगा। रियल टाइम डेटा कलेक्शन होगा जिससे कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और डायनेमिक पॉपुलेशन एनालिसिस हम कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि डिजिटल है तो अगेन साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं। कास्ट इन्यूमरेशन होगा इसमें, ठीक है, नीड टू बी हैंडल्ड सेंसिटिवली ताकि और ज्यादा सोशल सेगमेंटेशन ना हो। If you want to know about this caste census, you can watch the previous editorials where I have discussed about these topics. लिंक डिलिमिटेशन से लिंक्ड है ये वाला सेंसस। सदर्न स्टेट्स को जिनकी पॉपुलेशन कम है, डिलिमिटेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री मार्क की जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन से आपके वोट्स आते हैं। दैट इज वाई सदर्न स्टेट्स को लग रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। ऑन द अदर हैंड नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, now challenges and concerns. So first of all, regional imbalance with respect to population, political misuse किया जा सकता है सेंसस का, public distrust है, transparency deficits may lead to skepticism among stakeholders. Way forward, टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन कीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। डेटा में ट्रांसपेरेंसी रखिए, सभी लोगों से कंसल्ट कीजिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन दी सोसाइटी, सबसे कंसल्ट करके आप प्रॉपरली अपना सेंसर लाइए।
टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इसलिए फॉलो होने चाहिए बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक डिजिटल सेंसस है। डिजिटल सेंसस है मतलब सब कुछ डिवाइसेस इन सब में अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से डेटा थेफ्ट, डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं। क्लैरिटी चाहिए डिलिमिटेशन पे, कि अगर जैसे कि सदर्न स्टेट्स हैं, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, सो देयर शुड बी सम सोल्यूशन बिकॉज दीज स्टेट्स आर परफॉर्मिंग बेटर, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उनको तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए रादर देन डिसइंसेंटिवाइजिंग। Now, let us see the views of Honorable PM Modi on this. So, in various public addresses, has emphasized the use of technology for governance, making India's data architecture more modern and transparent. डिजिटल सेंसस जो है आपका वो अलाइन करता है विद द विजन ऑफ न्यू इंडिया, बट ये जो डिले है इस प्रॉमिस को डाइल्यूट कर रहा है। एक टाइमली, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट सेंसस सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, बट एक कॉर्नर स्टोन रहेगा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड इक्विटेबल गवर्नेंस। So these are the key terms which you should use in your answers, like democratic accountability, equitable governance, technology for governance, modern, transparent, inclusive, etc. This is something that will add value to your answers. If I talk about the relevance of this topic for different GS papers, it is relevant for your GS paper 2, governance and polity, GS paper 1, society, where you talk about the topic of population. For GS paper 3, it comes under the subtopic of technology and governance, cyber security, and ऐसे में भी आप इसको use कर सकते हैं. Now, the next editorial is on a Eurocentric reset, a gateway for India. तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि एक डिप्लोमेटिक मूव में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर न्यू अग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि एक पावरफुल रीसेट दिखा रहा है ऑन द रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट। सो आज से कुछ साल पहले एंड यूरोपियन यूनियन एंड यूके, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था कि ब्रेक्सिट हुआ था जहाँ पे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था, लेकिन दोबारा से वहां के एक नए न्यू प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट रीसेटिंग ऑफ रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके इम्पैक्ट्स इंडिया पे क्या हो सकते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Recent thaw in UK European relations marks a geopolitical reset that opens new diplomatic and economic opportunities for India. Discuss in the light of post-Brexit challenges and the way forward. तो जब ब्रेग्जिट हुआ तो इंडिया को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े फिशिंग सेक्टर में, बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड। बट नाउ अगर यूके और यूरोपियन यूनियन दोबारा से साथ में आ रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास आ सकती हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का एक रीसेंट अग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ अंडर प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, जो कि एक सिग्नल कर रहा है रीसेट की तरफ बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूके टाइज, स्पेशली फूड स्टैंडर्ड्स में, डिफेंस में और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन में। ये काफी ज्यादा यूरोसेंट्रिक है नेचर में। यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि यूरोप के अराउंड फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन इसका इंडिया के लिए भी स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस में आप अपने इंट्रोडक्शंस के लिए यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर इनफैक्ट PSIR स्टूडेंट्स। तो यूरोपियन यूनियन एक क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। ये इवॉल्व कहां से हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से वाया द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। अब इस बार अगर जिसने भी 2025 का प्रीलिम्स दिया है और या जिसने नहीं दिया है उसको पेपर जरूर देखना चाहिए। अगर आपने 2025 का पेपर देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन क्वेश्चंस ऑन नेटो, क्वेश्चंस ऑन ट्रिक्स। और मैं प्रीलिम्स के बाद मेरी काफी बच्चों से बात हुई जिन्होंने बोला कि मैम अगर हमने IR पढ़ लिया होता तो हमारे 3-4 क्वेश्चन और सही हो गए होते। तो आई थिंक कि आपको वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और आप IR पहले से पढ़ लीजिए। तो यूरोपियन यूनियन का जो टॉपिक है IR में आ रहा है, ठीक है, और क्या क्वेश्चंस क्या आते हैं, यही आते हैं, कौन मेंबर्स हैं, कौन सी ट्रीटी है इससे एसोसिएटेड, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, तो आप अभी पढ़ लीजिए। 27 मेंबर स्टेट्स हैं, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से इवॉल्व हुआ है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से। की ट्रीटीज इसकी और है जैसे कि ट्रीटी ऑफ लिस्बन, शेंजन अग्रीमेंट, यूके ने फॉर्मली एग्जिट कर दिया था, डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क्स विद द यूरोपियन यूनियन। पोस्ट ब्रेक्सिट इंडिया के लिए चैलेंजेस थे जैसे कि अब उसे अलग अलग कोडिफिकेशंस या रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, यूरोपियन यूनियन के अलग, यूके के अलग। रिड्यूस मोबिलिटी, रिड्यूस हो गई इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की टुवर्ड्स ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम में हमारी मोबिलिटी कम हो गई क्योंकि इट वाज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट वाज इनफैक्ट अ प्रोटेक्शनिस्ट मूव था, ठीक है। कस्टम्स, फिशरीज बैरियर्स आ गए थे जिससे कि इंडिया फार्मा,
सी फूड, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ये सब हैम्पर हो रहे थे, जो पहले हम यूनाइटेड किंगडम में बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट कर पाते थे। फ्रेगमेंटेड स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट से यूके एंड यूरोपियन यूनियन के साथ, दोनों के साथ अलग अलग चीजें करनी पड़ रही थी। बट नाउ व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस रीसेट? तो सबसे पहले तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होगा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इट स्टूड एट $86 billion। यूके एक्सपोर्ट्स $12 billion। हार्मोनाइज्ड रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में और ज्यादा ट्रेड बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री, 25% जो यूके में फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं वो इंडिया करता है, तो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री इससे बेनिफिट करेगी। इंडिया सी फूड भी एक्सपोर्ट करता है, वो भी बेनिफिट करेगा। जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, और ज्यादा हम यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे और अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे। देन इंडिया कैन यूज दिस रीसेट ताकि ग्लोबल एजेंडास को हम पुश कर सकें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, साउथ साउथ कोऑपरेशन। फिर काफी ओवर 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वीजास इशूड बाय द यूके इन 2024, रीन्यूड अलाइनमेंट और ज्यादा प्रोफेशनल मोबिलिटी और सेमी इंटीग्रेटेड टैलेंट कॉरिडोर्स बना सकते हैं अक्रॉस यूके एंड यूरोपियन यूनियन। बट साथ में कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से एमएसएमई को इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्गर इंडियन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की हमको जरूरत है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी विद इन द यूरोपियन यूनियन एंड यूके डीरेल कर सकता है कंटिन्यूटी को। कोई फॉर्मल ट्राइलेटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है जिससे तीनों साथ में मिलकर काम कर सके, इंडिया, यूके और यूरोपियन यूनियन। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आप बायलेटरल पैक्ट्स पे काम कीजिए, ठीक है, आप किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड ही मत रहिए। आप अपना यूके के साथ अलग कीजिए, जर्मनी के साथ अलग कीजिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करो। डायस्पोरा, जो ऑलरेडी इंडियंस यूके में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, उनको आप लीवरेज कीजिए डिप्लोमेसी में। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपने स्किल्ड लेबर बढ़ाइए, अपनी कॉस्ट कम करिए। डिजिटल और क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए पुश करना है आपको। तो यूके और यूरोपियन यूनियन का जो रिप्रोचमेंट है, दैट इज दोनों की जो आपस में दोस्ती हो रही है, वो सिर्फ एक रीजनल एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया के लिए ऑफर कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो अगर इंडिया जो हमने वे फॉरवर्ड दिया है उस तरह के मेजर्स ले सकती है, देन इट कैन हेल्प इंडिया इन बिकमिंग अ विश्व गुरु। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स, बी इट ऑन यूके यूरोपियन यूनियन रीसेट और ऑन दी सेंसस, दोनों ही आपको काफी अच्छे से समझ आए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इज आईबीसी एन इफेक्टिव रेजोल्यूशन टूल? आईबीसी क्या है? ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। किस लिए लाया गया था? तो बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इंसॉल्वेंट हो जाती है, लेकिन उन्होंने बैंक वगैरह से लोन लिया होता है, अब इंसॉल्वेंट है, पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ से वसूले? तो इसके लिए एक प्रॉपर हम कोड लेकर आए कि ये प्रोसीजर होगा, ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे, जिससे कि, क्योंकि क्या हो रहा था कि इसकी वजह से बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी बढ़ रहे थे। बैंक्स के एनपी बढ़ेंगे, बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड, ऐसे लिंक करके आप लोगों को भी पढ़ना है। ओके, सो ये काफी अच्छा एडिटोरियल है द हिंदू का, विच इज टॉकिंग अबाउट कि ये आईबीसी है क्या, कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं, अभी भी व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द वे फॉर। नाउ, has the Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 2016 proven to be an effective resolution mechanism? सादा सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है कि क्या जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 में आया, क्या वो इफेक्टिव मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए या नहीं? इसका इम्पैक्ट बताओ आप क्रेडिट डिसिप्लिन पे, चैलेंजेस और क्या इम्प्लीकेशन थे भूषण स्टील वर्डिक्ट। सो भूषण स्टील करके एक इशू हुआ था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे, दैट ऑल्सो वी नीड टू डिस्कस। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में अगर हम बात करें, 2016 में इसको इनेक्ट किया गया और एक यूनिफाइड लेजिस्लेशन है जो कि इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इन सबसे डील करता है इन अ टाइम बाउंड मैनर। इट वॉज एम्ड एट इम्प्रूविंग क्रेडिट कल्चर और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को रिड्यूस करने के लिए, और काफी अच्छा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, तो क्रेडिटर्स ने रिकवर कर लिया 3 लाख करोड़ रुपए, रिकवरी रेट 32% पहुंच गया है।
आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हैं, सब्सटैंशिएट विद सच ऑथेंटिक डेटा। इससे क्या होगा आप बताइए। देखिए, खुद आप सोचिए, अगर आप इस तरह के डेटा, एग्जाम्पल्स, फैक्ट, रिपोर्ट, कमिटी से अपना पॉइंट सब्सटैंशिएट करेंगे, तो उससे एग्जामिनर को लगेगा ना कि बच्चा पढ़ के आया है। मतलब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां जो एग्जामिनर बैठा है, ही इज लीस्ट कंसर्न अबाउट योर कॉपी। उसे कोई मतलब नहीं है आप आईएएस बनो ना बनो, उसकी जीवन सही चल रहा है। ठीक है। तो हमें अपना आंसर ऐसे लिखना है कि हम एग्जामिनर को मजबूर कर दें मार्क्स देने पर। उसे समझ ही ना आए कि मार्क्स डिडक्ट कहाँ करने हैं। ओके, तो इतना अच्छा आंसर आपको लिखना है। सो ग्रॉस एनपीएस जो कमर्शियल बैंक्स के हैं, वो डिक्लाइन हो गए 9% से 2% मार्च 2024 में। जो ग्रॉस एनपीएस बैंक्स के 9% थे 2018 में, वो 2% पे आ गए 2024 में। तो सक्सेसफुल तो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन जैसे कि भूषण स्टील इशू, जहां पे हमने 35,000 करोड़ रिकवरी की। एसआर स्टील वेयर वी रिकवर्ड 42,000 करोड़। इलेक्ट्रो स्टील्स एंड आलोक इंडस्ट्रीज, यहां पे भी टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हुआ। 1200 के आसपास केसेस रिजॉल्व हो गए। एक्यूरेट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, 1276, 1200, 1100 ऐसे याद कर लो। क्रेडिट डिसिप्लिन हमारा स्ट्रेंथन हुआ है, और जो डिफॉल्ट है, इट नो लॉन्गर इंश्योर्स प्रोटेक्शन, द डिफॉल्टर्स पैराडाइज इज लॉस्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट। स्विस रिबन्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिफॉल्टर्स, जो हमारा लीगल सिस्टम था, अलग अलग जगह कुछ कुछ लिखा हुआ था, उसका जो वो लोग मिसयूज करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सब कुछ एक जगह लेकर आए, एक रोबस्ट हम कोर्ट लेकर आए। चैलेंजेस क्या क्या, एक तो इससे क्या हो रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रहा है, क्योंकि उसी के पास सारे केसेस जाते हैं। देन प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ कोर्ट केस होंगे। ठीक है, कोर्ट केस चलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बाद कई बार डिले हो जाता है, और 330 डे टाइमलाइन ब्रीच हो जाती है। कई बार क्लैरिटी नहीं रहती है कि एम्प्लॉयड यूज, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब कैसे रिजॉल्व होगा। एमएसएमई और रियल एस्टेट में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स डिले हो जाते हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने नोट किया है कि एक्सेसिव लिटिगेशन इवन आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल इसकी सर्टेनिटी कम कर देता है। क्या होता है कि रेजोल्यूशन प्लान सब अप्रूव हो गया, उसके बाद भी लिटिगेशन चले जा रहे हैं, तो उसके समझ ही नहीं आता कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है, सर्टेनिटी नहीं रहती। भूषण स्टील का जो वर्डिक्ट था, इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एसआर स्टील इंडिया वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कमर्शियल विजडम फाइनल होगा, मिनिमाइजिंग जुडिशियल इंटरवेंशन, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया आईबीसी में, और रेजोल्यूशन प्रिडिक्टेबिलिटी भी इंप्रूव हुई। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अब एनसीएलटी अगर ओवरबर्डनड है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को आप रिक्रूट कीजिए, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी ले आइए एमएसएमईज और रियल एस्टेट में, पोस्ट रेजोल्यूशन जूरिस्प्रूडेंशियल सेफगार्ड्स ताकि लिटिगेशन कम हो, आईबीसी को सेबी, फेमा, इन सब एक्ट्स के साथ आप हार्मोनाइज कर दीजिए, और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क जो कि यूएन के मॉडल लॉ के साथ अलाइंड हो, वो लेकर आ सकते हैं। तो जो आईबीसी है, इसने फाउंडेशन ले किया एक मोर रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कल्चर, विलफुल डिफॉल्ट को कर्ब किया, और लेंडर्स जो लोग अपना पैसा दे रहे हैं उनका ट्रस्ट इंप्रूव किया। इसकी सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। So this was all about today's editorial analysis, where we discussed three topics regarding insolvency and bankruptcy code, the census, and the reset of UK and European Union ties. I hope कि आप सभी को ये breakdown काफी ज्यादा helpful लग रहा होगा. In this case, do like, share and subscribe the video, and good luck for your preparation.